5 अगस्त 2019 सुबह के लगभग 5 बजे श्रीनगर की डल झील पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थी। लेकिन उस दिन कश्मीर की खूबसूरत वादियों में रोज जैसी हलचल नहीं। शहर की कई सड़कें खाली थी, जगह जगह सुरक्षा बल तैनात थे और लोगों के बीच एक अनजाना सा डर था। कुछ दिन पहले ही अमरनाथ यात्रा समय से पहले रोक दी गई थी। केंद्र सरकार ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं को घाटी छोड़ने की सलाह दी। मोबाइल सेवाएं और इंटरनेट धीरे धीरे बंद किए जा रहे थे। कई प्रमुख कश्मीरी नेताओं, जिनमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल थे, एहतियातन नजरबंद कर दिया गया था। आम लोगों को सिर्फ इतना पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। ठीक उसी समय लगभग 800 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में संसद का मानसून सत्र चल रहा था। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज थी, मीडिया अलग अलग संभावनाएं जता रहा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं था। सुबह करीब 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में पहुंचे। उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट थे। सदन की कार्यवाही शुरू हुई और कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने भारतीय राजनीति, संविधान और जम्मू कश्मीर के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 यानी कि CO 272 को सदन के सामने रखा। इसी के माध्यम से भारतीय संविधान के अधिकतर प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू किए गए। इसके बाद अनुच्छेद 370(3) के तहत अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी करने की प्रक्रिया शुरू की। अगले दिन 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने CO 273 जारी किया, जिसके बाद अनुच्छेद 370 प्रभावी रूप से निष्क्रिय हुआ। इसी प्रक्रिया के साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी संसद में लाया गया, जिसने पुराने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का रास्ता साफ किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था कि अनुच्छेद 370 में, जिसके कारण यह फैसला भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित संवैधानिक फैसलों में शामिल हो गया, इसे हटाने की मांग दशकों से क्यों उठी और दूसरी तरफ इतने लोग इसके पक्ष में क्यों खड़े थे? इन्हीं सवालों का जवाब समझने के लिए हमें 2019 से नहीं बल्कि 1947 में लौटना होगा। 1947 जब कश्मीर सबसे बड़ा सवाल बन गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बने। उस समय ब्रिटिश भारत के साथ साथ 560 से अधिक रियासतें भी थीं। इन रियासतों को विकल्प दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय करें। जम्मू कश्मीर उन सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक। यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह थे। ये तत्काल किसी भी देश में शामिल होने का फैसला नहीं करना चाहते थे और स्वतंत्र रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में स्थिति अचानक बदल गई। पाकिस्तान की ओर से आए कबायली हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। हालात तेजी से बिगड़ने लगे। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि सैन्य मदद तभी दी जा सकती है जब जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत में शामिल हो। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और 27 अक्टूबर को भारत ने सैनिक भेजे। इसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है। शुरुआत में भारत की विधायी शक्तियां केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषयों तक सीमित। बाकी विषयों पर राज्य के पास पर्याप्त अधिकार बने रहे। भारत का संविधान बन रहा था और जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एक अस्थायी व्यवस्था की जरूरत महसूस की। संविधान सभा के सदस्य और पूर्व जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री N. गोपाल स्वामी अयंगार ने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया। इसे भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुए संविधान का इसे हिस्सा बनाया गया। संविधान में इसे स्पष्ट रूप से टेम्परेरी प्रोविजन यानी अस्थायी प्रावधान का। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अलग राज्य ध्वज था। भारतीय संसद सभी विषयों पर स्वतः कानून नहीं बना सकती। रक्षा, विदेश नीति और संचार के अलावा अन्य विषयों पर कानून लागू करने के लिए राष्ट्रपति आदेश और राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी। यही कारण था कि अगले कई दशकों में राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान धीरे धीरे जम्मू कश्मीर तक पहुंचते। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर संविधान में अनुच्छेद 370 का स्पष्ट उल्लेख था तो अनुच्छेद 35A कहां से आया? क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तब उसमें अनुच्छेद 35A नाम की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं। इसका जवाब हमें 19 मई 1954 में मिलता है। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार की सलाह पर कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 जारी किया था।
यह आदेश अनुच्छेद 370(1) के तहत जारी किया गया था। इसी राष्ट्रपति आदेश के जरिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 से जोड़ा गया। खास बात यह थी कि इसे संसद द्वारा संविधान संशोधन के जरिए नहीं जोड़ा गया, बल्कि राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से लागू किया गया। यही वजह थी कि बाद में वर्षों में इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर भी बहस हुई। अनुच्छेद 35 ने जम्मू कश्मीर की तत्कालीन विधानसभा को यह अधिकार दे दिया कि वो तय करे कि राज्य का स्थायी निवासी यानी कि परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा, क्योंकि स्थायी निवासियों को ही राज्य में कृषि भूमि खरीदने, राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति पाने, राज्य की छात्रवृत्तियों का लाभ लेने और कुछ अन्य विशेष अधिकार प्राप्त। राज्य के बाहर का कोई भी भारतीय नागरिक इन अधिकारों का स्वतः लाभ नहीं ले सकता। समर्थकों का कहना था कि ये व्यवस्था जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय संसाधनों और जनसंख्या संतुलन की रक्षा के लिए बनाई गई। वहीं आलोचकों का तर्क था कि इससे भारत के अन्य नागरिकों के साथ समानता का सिद्धांत प्रभावित होता है और कुछ मामलों में महिलाओं तथा अन्य वर्गों के अधिकार को लेकर भी विवाद पैदा हुए। हालांकि समय के साथ इन मुद्दों पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के कई फैसले आए, जिनमें कुछ व्यवहारिक स्थितियां बदल गई। लेकिन एक बात अक्सर चर्चा से बाहर रहती है। बहुत से लोग मानते हैं कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत से अलग था। वास्तविकता इससे काफी अलग था। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या जम्मू कश्मीर वास्तव में भारत से अलग है? तो इसका जवाब है नहीं। 1950 से 2019 के बीच राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के तहत 40 से अधिक राष्ट्रपति आदेश जारी किए। इन आदेशों के माध्यम से भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान धीरे धीरे जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, भारत का चुनाव आयोग नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय वन सेवा आईएफएस, भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े कई वित्तीय प्रावधान और केंद्र के अनेक कानून समय समय पर जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। यानी 2019 से पहले भी भारतीय संविधान का बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में लागू था। अनुच्छेद 370 समय के साथ पहले की तुलना में काफी सीमित हो चुका था। कई संवैधानिक विशेषज्ञ इसे एक ऐसी व्यवस्था मानते थे जो दशकों में लगातार कमजोर होती थी, जबकि दूसरी ओर इसके समर्थकों का कहना था कि इसकी मूल भावना अब भी राज्य की विशेष संवैधानिक पहचान को बनाएगी। अब भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में की थी, शुरू से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करता रहा। 1953 में बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और 23 जून 1953 में श्रीनगर में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु को लेकर वर्षों तक राजनीतिक विवाद और सवाल उठे। इसके बाद भारतीय जनसंघ और भारत में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में लगातार अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा दोहराया। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा। कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति में केंद्र में आ गए। इसी दौरान अनुच्छेद 370 पर बहस और तेज हो गई। एक पक्ष का मानना था कि ये प्रावधान अलगाववादी सोच को बढ़ावा देता है, जबकि दूसरा पक्ष कहता था कि इसका आतंकवाद से सीधा संबंध नहीं है और इसे हटाने से राजनीतिक असंतोष बढ़ सकता है। मई 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाजपा अपने लंबे समय से घोषित एजेंडे में अनुच्छेद 370 को हटाने की बात पहले से करती रही। हालांकि उस समय जम्मू कश्मीर में भाजपा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक यानी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। जून 2018 में ये गठबंधन टूट गया। इसके बाद राज्य में पहले राज्यपाल शासन और फिर दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसका संवैधानिक महत्व इसीलिए बढ़ गया क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में कोई निर्वाचित विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी। प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन चल रही थी। इसी पृष्ठभूमि में 2019 को लोकसभा का चुनाव हुआ। भाजपा दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लड़ी। सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के कुछ ही महीनों बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही। जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में हजारों अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। अमरनाथ यात्रा रोकी गई, पर्यटकों को वापस लौटने की सलाह दी गई और पूरे देश में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन सरकार ने उस समय भी अपने अंतिम फैसले का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया था। 5 अगस्त 2019 की सुबह आखिर वो दिन आया जब वर्षों से चल रही बहस एक ऐतिहासिक संवैधानिक फैसले में बदल गई। 5 अगस्त 2019 की सुबह राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 महत्वपूर्ण कदम एक साथ उठाए। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 यानी CO 272 को सदन के सामने रखा। दूसरा, अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने से संबंधित एक वैधानिक प्रस्ताव पेश किया। और तीसरा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 सदन में प्रस्तुत किया। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि आखिर सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया कैसे, क्योंकि अनुच्छेद 370(3) में लिखा था कि इसे समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। लेकिन समस्या ये थी कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा तो 1957 में अपना काम पूरा करके भंग हो चुकी थी
और उसके बाद दोबारा कभी अस्तित्व में ही। तो सरकार ने इसके लिए एक अलग संवैधानिक रास्ता, राष्ट्रपति आदेश CO 272 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 367 जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है, उसमें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया। इस व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 370 में जहां जम्मू कश्मीर की संविधान सभा लिखा है, उसे उस समय की जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में पढ़ा जाएगा। लेकिन उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और विधानसभा भंग थी। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत विधानसभा की शक्तियां संसद के पास थी। इसी आधार पर संसद ने सिफारिश दी और राष्ट्रपति ने 6 अगस्त 2019 को CO 273 जारी कर अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दिया। यानी तकनीकी रूप से अनुच्छेद 370 को संविधान से हटाया नहीं गया, बल्कि उसे लगभग पूरी तरह निष्प्रभावी बना दिया। संविधान में आज भी अनुच्छेद 370 मौजूद है, लेकिन उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। यही बात कई लोग नहीं जानते और अक्सर कहा जाता है कि 370 हटा दिया गया, जबकि कानूनी रूप से अधिक सटीक शब्द होगा कि इसके अधिकांश प्रावधान निष्प्रभावी कर दिए गए। इसी दिन संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 भी पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य केवल विशेष दर्जा समाप्त करना नहीं था, बल्कि राज्य की प्रशासनिक संरचना का बदलाव करना भी था। विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाना था। पहला जम्मू कश्मीर, जहां एक विधानसभा होगी, और दूसरा लद्दाख, जहां विधानसभा नहीं होगी और प्रशासन सीधे केंद्र के अधीन रहेगा। राज्यसभा में इस प्रस्ताव पर कई घंटों बहस चलती रही। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान, जिसने जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से दूर रखा। उनका तर्क था कि इससे अलगाववाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को बढ़ावा मिला और राज्य के आम नागरिकों को देश के अन्य हिस्सों की तरह सभी संवैधानिक अधिकार और विकास का लाभ नहीं मिलता। वहीं विपक्ष ने सरकार की प्रक्रिया और फैसले दोनों पर सवाल उठाए। कांग्रेस, DMK, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित कई दलों का कहना था कि किसी राज्य का दर्जा घटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। कई विपक्षी नेताओं ने ये भी कहा कि जिस राज्य की निर्वाचित विधानसभा मौजूद नहीं थी, उसकी ओर से संसद द्वारा सहमति देना संवैधानिक बहस का विषय है। इसीलिए विरोध केवल अनुच्छेद 370 तक सीमित नहीं था, बल्कि अपनाई गई संवैधानिक प्रक्रिया पर भी था। लंबी बहस के बाद 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा ने प्रस्ताव और पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दे दी। अगले दिन 6 अगस्त 2019 लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कानून बन गया। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ और उसे दिन आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया। लेकिन संसद में कानून पारित हो जाने के बाद विवाद खत्म नहीं हुआ। असली लड़ाई तो अब अदालत में शुरू हुई। 5 अगस्त 2019 के फैसले के तुरंत बाद देश भर में इस पर कानूनी बहस शुरू हो गई। कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी। केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। इनमें जम्मू कश्मीर के पूर्व नेताओं, वकीलों और अन्य याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को इस तरह निष्प्रभावी करना संविधान की मूल भावना और संघीय ढांचे के विपरीत है। याचिकाओं में मुख्य रूप से 3 बड़े सवाल उठाए। पहला, क्या अनुच्छेद 370 वास्तव में अस्थायी था या समय के साथ स्थायी रूप से ले चुका था या समय के साथ स्थायी स्वरूप ले चुका था। दूसरा, क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 367 का इस्तेमाल करके अनुच्छेद 370 की व्याख्या बदल सकते थे। और तीसरा, जब जम्मू कश्मीर में निर्वाचित विधानसभा ही मौजूद नहीं थी, तब क्या संसद स्वयं विधानसभा की भूमिका निभाकर ऐसी सिफारिश कर सकती थी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सरकार का कहना था कि अनुच्छेद 370 हमेशा से संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370(1) के तहत आवश्यक राष्ट्रपति आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त था। सरकार ने यह भी दलील दी कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान संसद वैधानिक रूप से राज्य विधानसभा की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इसीलिए पूरी संवैधानिक प्रक्रिया कानून के अनुरूप बनाई गई। ये मामला भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे बड़े मामलों में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की। इस पीठ की अध्यक्षता तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। उनके साथ न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, VR गवई और सूर्यकांत शामिल थे। अगस्त से सितंबर 2023 के बीच इस मामले पर लगातार 16 दिनों तक सुनवाई चली, जिसमें दोनों पक्षों ने संविधान, इतिहास और पूर्व न्यायिक फैसलों के आधार पर अपने अपने तर्क रखे। करीब 4 साल तक चले इस कानूनी विवाद का फैसला आखिरकार 11 दिसंबर 2023 को आया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत में विलय के बाद उसकी संप्रभुता अलग से अस्तित्व में नहीं रही। अदालत ने यह भी माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए।
अदालत ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा जताई। साथ ही ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का विषय केंद्र सरकार के विचाराधीन है और सरकार ने अदालत के सामने उचित समय पर इस पर निर्णय लेने की बात कही। अब एक सवाल जो आप सबके मन में होगा कि आखिर 7 साल बाद 2026 में 370 हटाने के बाद क्या बदला है। आज 5 अगस्त 2026 को अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान निष्प्रभावी किए जाने के 7 साल पूरे हो चुके हैं। इन 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। राष्ट्रीय पर्वों पर अब घाटी में तिरंगा पूरे उत्साह से फहराया जाता है। अलगाववादी गतिविधियों और पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की गई, जबकि आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान पहले से अधिक तेज हुए। सीमा पार से होने वाली चुनौतियों का जवाब भी भारत ने सख्त नीति के साथ दिया, जिसकी झलक ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई में भी देखने को। सरकार का कहना है कि इन बदलाव के साथ सुरक्षा माहौल बेहतर हुआ और लोगों का ध्यान अब विकास, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार की ओर बढ़ा। यानी 7 साल बाद भी अनुच्छेद 370 केवल इतिहास का अध्याय नहीं है, यह आज भी भारत की राजनीति, संविधान और जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चल रही सबसे बड़ी बहसों में से एक है। कुछ लोगों के लिए ये राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक है, तो कुछ के लिए संघीय ढांचे और क्षेत्रीय अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन इस फैसले ने भारत के संवैधानिक इतिहास की दिशा जरूर बदल दी। और शायद इतिहास की सबसे बड़ी खासियत भी यही होती है कि कुछ फैसलों का असर सिर्फ उस दिन नहीं होता, बल्कि उसकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई देती है। 5 अगस्त 2019 ऐसा ही एक दिन था, एक ऐसा दिन जिसने सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया। और 7 साल बाद भी उस फैसले पर चर्चा जारी है, क्योंकि इतिहास खत्म नहीं होता, वो हर पीढ़ी से नए सवाल पूछता रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली खबर में ऐसे ही किसी इतिहास की नए पहलू के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HBD को।